बादब हमलाजा में फजल इमाम मलिक। मजदूरों की बातें। मजदूर आज भी सड़कों पे चल रहे हैं। किराए को लेकर एक जो वाहपोत है अभी भी बरकरार है। दिल्ली और बिहार सरकार के बीच पत्थरों का जिस तरह से आदान प्रदान हो रहा है, इसे लेकर इस वाहपोह को देखा जा सकता है कि किराया कौन देगा, किससे वसूला जाएगा। हालांकि जब रेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की तो बहुत सारे सवाल चैनलों पर भी उठे, सोशल मीडिया पर भी बहसें होती रही। 85% रेल दे रहा है, राज्य सरकारों को 15% देना है, ये सारी बहसें होती रही। हालांकि सरकार के किसी प्रवक्ता जो कायदे से जिन्हें अधिकार मिला हुआ, ये रेलवे मंत्रालय ने बहुत ट्विटर खेल कर ही बहुत सारी बातें कही। हाँ, कुछ गाइडलाइन ज़रूर जारी किए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि 85% कितना होता है और 15% कितना होता है, और राज्य सरकार 15% देगी तो वो रकम क्या होगी। इसी तरह की ढेरों बातें होती रही। हम देखते रहे, सुनते रहे, बहस मुबाहसे होते रहे, इधर उधर होती रही। ये सारी चीज़ें चलती रही। सरकार की तरफ से अपना बयान दिया जाता रहा, राज्य सरकारें अपनी बात करती रही, यानी इधर उधर होता रहा। इन सब के बीच कहीं बहुत सारी बातें आज भी साफ नहीं है। वो तो अगर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अगर बैकफुट पे सरकार को लाया ना होता तो शायद ये 85% और 15% का मामला भी सामने नहीं आता है। लेकिन एक मोटा मोटी जो बात यह है कि आम दिनों की अगर बात करें तो सब कुछ आम दिनों जैसा है क्या। ये जो श्रमिकों की रेल चल रही है, और अब तो नई दिल्ली से कुछ दूसरे शहरों के लिए भी AC रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। उनका किराया क्या होगा, राजधानी से जैसा होगा या और क्या होगा, इसे लेकर भी अभी कई सवाल हैं जब तक कि लोग सफ़र न कर लें। लेकिन वो रेलगाड़ियाँ मजदूरों के लिए नहीं है। लेकिन आम दिनों की तरह ये रेट नहीं तय किया गया। ये एक जो हम जैसे अनपढ़ लोगों को अगर ये बात समझ में आती हो, या कम पढ़े लिखों को, या मुझे जहाँ तक ये बात समझ में आई कि आम दिनों की तरह वो रेट नहीं था। चूँकि आम दिनों में लगभग पैसेंजर्स या यात्री जितना सफ़र करते हैं, एक कोच में 72 यात्री सफ़र करते हैं स्लीपर में। लेकिन अभी 54 श्रमिकों को, 54 मजदूरों को इन श्रमिक के स्पेशल ट्रेनों से भेजा जा रहा है। तो जाहिर है कि जो 18 लोगों को कम भेजा जा रहा है, या 18 लोग कम एक बॉगी में सफ़र कर रहे हैं, तो इसका किराया भी सरकार उन यात्रियों से ही वसूल रही है जो उसमें सफ़र कर रहे हैं। यानी 54 टिकटों में वो कीमत जोड़ दिया गया है। फिर रेलगाड़ी जहाँ तक जाती है वहाँ से पहुँचाने के बाद खाली लौटती है, तो जाहिर है कि इस खाली लौटने का किराया भी उसमें जोड़ा गया है। मुझे जो अनुमान है, लगता है, क्योंकि जो यात्रियों से जिस तरह से कीमतें वसूली गई, कोई कहीं 1200, कहीं 900, कहीं 700, जिन्होंने टिकटें दिखाई, उसे देख के ये लगता है कि वो आम दिनों के बनिस्बत ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया। लेकिन इस पे बात करने से पहले एक बार 85% और 15% का गणित भी हम लोग समझ लें तो बेहतर है कि इस 85% में आम दिनों में जैसा होता है कि 43% सब्सिडी यात्रियों को दिया जाता है, यात्रियों को उसमें शामिल है। यानी 85% जो अभी किराया लगेगा आम दिन की अगर बात करें तो उसमें शामिल है। लेकिन जो रेलवे ने जो शर्तों, जो छोटे छोटे फॉन्ट में कुछ चीज़ें जो बताई हैं, जो गाइडलाइन दी है, उसमें जो बताया उसमें लगा, उसके मुताबिक अगर कहा जाए तो दिल्ली से अगर पटना का स्लीपर का किराया आम दिनों में अगर 600 रुपया बनता है,
ये एक अनुमान है, और उसकी 85% यानी बात करें तो लगभग 510 रुपये आते हैं, और राज्य सरकारों को 15% यानी 90 रुपया देना पड़ेगा। ये जो अभी के हिसाब से आम दिनों में कैलकुलेशन जो करेंगे तो इसका मोटा मोटी एक हिसाब, ये गणित समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह किराए को लेकर जो खेल सरकारें कर रही है उसको लेकर ये गणित भी समझना ज़रूरी है। तो ये 90 रुपया राज्य सरकारों को देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये सारी चालाकी बहुत दम समझना होगा। ये सारी चालाकी हमारे प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेलवे मंत्रालय की है। छोटे फॉन्ट के जरिए जो सेवा शर्तें जिस तरह से कई बार कर्ज वर्ज लेने में जो दिखाई देता है, ठीक उसी तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जिनको आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ वो, लेकिन रेलवे को पता है, रेलवे के अधिकारियों को पता है। तो ये हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मोदी सरकार ने कोई इस तरह का झूठ बोला है या इस तरह का आधा सच बोला है। पहले भी करते रहे कई मौक़ों पर। एक जुमलेबाजी इस सरकार का एक आदत सी बनी हुई है, जुमले उछाले जाते रहे हैं। इस खेल में कई राज्य सरकारें भी शामिल है। ये एक मशगला बहुत हसीन मशगला है, बहुत खूबसूरत मशगला है। और ये जो जैसा मैंने कहा कि छोटे फॉन्ट साइज में नियम और शर्तें लागू हैं वगैरह की जो व्यापारिक चालाकियाँ निजी प्रतिष्ठान करते हैं, रेलवे ने भी कुछ इसी तरह का किया है। क्योंकि फिर उनका पूरा तंत्र है, भाजपा का पूरा तंत्र है, उनकी पार्टी है, IT सेल है का नेटवर्क है, जो हर झूठ को सच का मुलम्मा चढ़ाने में माहिर है, हर झूठ को सच की तरह पेश करने में माहिर है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो सवाल ये है कि बहुत सारे सवाल, इन सवालों के बीच ही बहुत सारे सवाल है कि एक सवाल ये भी उठा पहले भी, अब भी उठ रहा है कि कौन राज्य सरकारें रेलवे को पैसा देंगी। तेलंगाना सरकार ने कहा कि उन्होंने रेलवे को 4 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने दिए, और बिहार सरकार से पैसे मांगे। तो ये सवाल तो उठना लाजिम है कि कौन सरकार पैसा देगी। ये अब तक बहुत ज़्यादा साफ नहीं हुआ है। मेरी जानकारी जो है कि रेलवे जो है, जहाँ से रेलगाड़ियाँ खुलती हैं वहाँ की सरकारों को टिकट भिजवा देती है छपवा के, बाकी काम राज्य सरकारों का होता है। और इन सब के बीच एक और खेल भी चल रहा है। बहुत सारे खास के जो लोग सूरत स्टेशन से भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग दिखा के श्रमिक ट्रेनों को रवाना कर रहे थे, उन लोगों का भी एक अलग खेल है। कहा जा रहा है कि वो भी अपना खेल इस पूरे खेल में कर रहे हैं। कई तरह के खेल भाजपा वाले कर रहे हैं इसमें। ये खबरें जो मिली हैं, वो अलग से कुछ पैसे ले रहे हैं, या कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो आई हैं उसका एक अलग तरह का खेल, इस पूरी मजदूरों की इस रेल में एक अलग तरह का खेल चल रहा है। राजनीतिक दलों का, कांग्रेस तो खैर पैसा दे ही रही है। कांग्रेस ने तो क्या ऐलान कर दिया कि वो पैसा देगी, वो कई जगह उसने दिया भी है। लेकिन कई दलाल, खासकर जो वहाँ का जो राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं, वो दलाल भी उन राज्यों में बैठे हुए अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं मजदूरों के बहाने। तो ये तय नहीं हो, और अभी भी बहुत कुछ तय नहीं है कि जिस राज्य के मजदूर हैं वो देंगे, या जिस राज्य से मजदूर भेजे जाएंगे उनका वो पैसा सरकार देगी, राज्य सरकारों को देना है। तो यानी अपना जैसे होता है ना कि अपनी बला दूसरे के सर टालना, कुछ इसी तरह का खेल राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच इसी तरह का कुछ मैच फिक्सिंग चल रहा है। यानी मजदूरों के बहाने एक अलग ये जो मैच फिक्सिंग चल रहा है, अपनी बला केंद्र अपनी बला राज्य सरकार को टालना चाह रही, राज्य सरकार इसे केंद्र पे जैसे टाल रही है। पता होगा कि बताया भी था हमने बाद लहजा में ही कि नासिक से खुलने वाली ट्रेन से खाली सीटें खाली रह गई, मजदूरों को रेलवे स्टेशन से वापस इसलिए अपने घर वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके पास किराए नहीं थे। जाहिर है कि ये पीड़ा देने वाली बातें हैं, मजदूरों को उनके घर भेज देना चाहिए था। पैसा जब सीटें खाली जा रही हैं तो मजदूरों को ही भेज देना चाहिए। 90 सीटें खाली रह गई थी, उसमें हमने इसका जिक्र किया था। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही।
दरअसल इन सब के बीच कांग्रेस ने जो बड़ा खेल खेला, उसने रेलवे को बैकफुट पे खड़ा कर दिया, केंद्र सरकार को ला दिया, भाजपा को ला दिया। अभी नहीं, भाजपा की पूरी लॉबी सक्रिय हो गई इसमें। उन्होंने जब सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मजदूरों से वसूला जाने वाला किराया कांग्रेस देगी, तो भाजपा सत्ते में आ गई। सरकार के भी होश उड़ गए, तोते उड़ गए, जिसको मुहावरे में कहेंगे हो। तो वो उसके बाद तुरंत वो हरकत में आई, लेकिन कांग्रेस की इस धोबिया पार्ट ने भाजपा को चित कर ही दिया था, सरकार को चित कर ही दिया था। हालांकि कई पहलवान भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा ने यहाँ अपना दांव खेल दिया। पहलवानी उसने दिखाई, अच्छी पहलवानी दिखाई, और सरकार को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया। केंद्र सरकार को भी और उन राज्य सरकारों को भी जहां भाजपा की सरकारें थी। जैसे मध्य प्रदेश ने फिर ऐलान किया, फिर नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया, और तो उन्होंने तो आए कदम आगे बढ़कर 500 रुपये और देने का ऐलान किया। हालांकि ये पैसे 21 दिनों के बाद मिलेंगे। ये 21 दिन कब आएंगे, मजदूरों की किस्मत में वो 21 दिन, वो किसी फिल्म जैसे है ना, एक फिल्म थी वो 7 दिन, उसी तरह से वो 21 दिन। तो वो 21 दिन कब आएंगे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकारी तंत्र हमारा ऐसा है कि एक अपने आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। ये तो पैसे है, इस पैसे के में कितना बंदरबाट होगा ये अभी देखना बाकी है किस किराए के पीछे। तो ये सारे बातें होती रही। इस बीच नारे उछाले गए, पलटवार करने के लिए रेलवे मंत्रालय सामने आया। कांग्रेस के इस धोबिया पार्ट पे जब सरकार चित हो गई, पार्टी चित हो गई, तो फिर हरकत में आया। पलटवार करने के लिए रेलवे मंत्रालय को लगाया गया। भाजपा कुंभा सामने आया, पूरी भाजपा की एक टोली। हालांकि वो फिर भी 85 और 15% का गणित नहीं बता पाए। चैनलों पर जो उनका एजेंडा, जो भक्त थे, वो सक्रिय हो गया, एजेंडा चालू हो गया, और 15%, 20-85% का की बातें की जाने लगी, और नारे उछाले गए, दस्तावेज दिखाए जाने लगे। सोशल मीडिया पर भी भक्तों की टोली ने सरकार को कहा कि नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसे भी सरेआम कर दिया। तो सारे सरकार के आदेश की पर्दी दिखाकर किया, लेकिन फिर भक्तों को चुप करने के लिए भी दूसरे लोग आ गए। उन्होंने सरकार के आदेश में ही जो छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था वो आदेश दिखाया, भक्तों को चुप करने की कोशिश की। यानी एक मजदूरों के नाम पर खेल खेला जाने लगा, अलग तरह तरह का खेल। हालांकि इस बीच कांग्रेस के तमाम प्रदेश के नेताओं ने जरूर कहा कि वो उन राज्यों में कि अपने अपने राज्यों के मजदूरों को लाने के लिए सारे किराए कांग्रेस अपने अपने राज्यों में मजदूरों को देगी, और जो मजदूर जहां पहुंचे किराया दे के तत्काल कई जगहों पे, कई राज्यों में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने उन मजदूरों को पैसे रेलगाड़ी से उतरते ही वापस कर दिए, लौटाए। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है, जब मजदूर पीड़ा में हो, इस पर सियासत, क्योंकि ठीक है कि कांग्रेस सियासी दल है, एक सियासी पार्टी, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत हुई। चूंकि कांग्रेस के इस वार ने सरकार को बैकफुट पे खड़ा कर दिया था, तो उसके बाद फिर ट्वीट भी खेला गया। लेकिन आईटी सेल की सक्रियता बढ़ी। भाजपा नेताओं का जवाब तो मजदूरों से, भाजपा नेताओं ने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन इन सब के बीच मजदूरों ने जो कहानी कही, मजदूरों ने जो टिकट के पैसे दिखाए, वसूले गए पैसों की बात कही, अपना टिकट दिखाया, और जो टिकट दिखाया उससे भाजपा का सच सामने आया, केंद्र सरकार का सच सामने आया। इसके बाद वो बैकफुट पे और आ गई, उसके बाद और तरह तरह के बचाव करने लगे। दरअसल पूरे खेल में भारत, अगर एक तो लॉकडाउन बहुत बिना सोचे समझे लॉकडाउन 3-4-5 घंटे की, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की आदत है, उन्होंने ऐलान कर दिया, ये मजदूरों के हित में नहीं था। अगर वक्त देकर किया गया होता और वक्त पर अगर इस संक्रमण से बचने के उपाय ढूंढ लिए गए होते, तो शायद इतनी इस तरह की फजीयत नहीं होती, इस तरह की नौबत नहीं आती। भारत सच तो यह है कि भारत इस संकट में सिर्फ इसलिए फंसा है कि भारत सरकार ने इस बीमारी से को गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर मैं कांग्रेस की बात करूं, राहुल गांधी ने कई बार चिताया, ट्वीट किया, भारत सरकार को गंभीरता से लेने के लिए संक्रमण को कहा, लेकिन भारत सरकार तो नरेंद्र मोदी न किसी की बात सुनते हैं, वो जो उनके मन में आता है, और या फिर अमित शाह जी जो कहते हैं कि भारत के
गृह राज्य मंत्री अमित शाह जो कहते हैं बस वही इन दोनों कहा भी जाता है। बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि सरकार दो ही लोग चला रहे हैं। तो फिर किसकी बात सुनते? उन्होंने भी राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। सरकार अपनी सत्ता को मजबूत करने में लगे रही, जबकि अगर विदेशों से आने वाले भारतीयों को एयरपोर्ट पर उतरते ही सख्ती से एकांतवास में ले जाया जाता, क्वारंटाइन किया जाता, आइसोलेशन में रखा जाता, तो फिर बहुत कुछ इस संक्रमण को बहुत पहले ही काबू पा लिया जाता है। विदेश से आने वाले भारतीयों को, जो विदेश में थे, जो भारत में थे विदेशी, उन्हें अपने देश जाने के लिए भी कह दिया जाता। तो शायद आज जो जिस तरह की जो हालात हैं उससे कहीं बेहतर हालात होते हैं। उन विदेशियों को अगर उनके देश ना भी भेजा जाता तो क्वारंटीन के लिए उनको अलग से उन केंद्रों में रखा जाता, तो फिर इतनी समस्या तालाबंदी में नहीं खड़ी होती। लेकिन दरअसल केंद्र सरकार अपनी गलतियों को कभी स्वीकारती नहीं। खासकर नरेंद्र मोदी तो, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी तो अपनी गलतियों पे कभी बात ही नहीं करते। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो और गलतियां करते जाते हैं। वो थालियां पिटवाते हैं, वो दिए जलाते हैं, पटाखे कैसे छूटे इस पे कोई बात नहीं। वो बैंड बाजा बजवाते हैं अस्पतालों के बाहर, जबकि अस्पतालों के बाहर शोर करना मना है। हॉर्न, वहाँ तो जोर से हॉर्न भी बजाने की मनाही, लेकिन बैंड बाजे बजवाए गए, फूल बरसाए गए। अच्छी बात है, योद्धाओं पे फूल बरसाए जाने चाहिए, लेकिन इससे कोरोना को भगाने में बहुत मदद नहीं मिलने वाली थी। कोरोना को तो अगर उस वक्त समय रहते हमने उस पर काबू पा लिया होता, अगर समय रहते हमने एहतियाती कदम उठाए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल नरेंद्र मोदी को इस बात में सिद्धस्ता हासिल है कि जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है तो वो फिर इधर उधर की बात कर मामले को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सच तो ये है कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह की बाजीगरी नरेंद्र मोदी जी पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं। कोरोना किसी बाजीगरी से जाने वाले नहीं है। कोरोना के लिए तो एक ठोस उपाय किए जाने चाहिए थे, और स्वास्थ्य कर्मियों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी वक्त पे, जो क्वारंटाइन सेंटर के अलावा अस्पतालों में पहले अगर चेते होते तो वे और भी ज़्यादा बिस्तरों का इंतजाम किया होता और वेंटिलेटर लगाए जाते, तो शायद मरने वालों की तादाद कम होती, संक्रमित होने वालों की तादाद कम होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सत्ता बचाने और सत्ता बनाने के खेल में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश में भी और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी गले लगाने के खेल में लगे हुए थे। आज अहमदाबाद इस रोग से कितना पीड़ित है, कोई चैनल ये नहीं दिखाएगा कि नमस्ते ट्रंप ने अहमदाबाद की क्या हालत बना दी है। तबलीगी जमात ने तो ज़रूर कुछ इस मामले को आगे बढ़ाया, लेकिन नमस्ते ट्रंप ने भी अहमदाबाद की सूरत बिगाड़ी है। और इस सूरत को किसने बिगाड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्या नहीं? अगर आपको ये बात सही लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब